हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। चुनाव आयोग कब बना? 1950 में। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। स्मरणीय बिंदु: भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिबद्धता यानी आस्था थी। इसलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। उसी के समय अंतरिम सरकार थी देश में हमारे। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, हमारे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने। चुनाव आयोग की चुनौतियां। चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? सबसे पहली चुनौती स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, यानी चुनाव में कोई गड़बड़ी या घोटाला ना हो। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना कि कहाँ तक कौन सा एरिया लगेगा किस वार्ड के अंदर, इस तरीके के सीमांकन करवाना क्षेत्रों का। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। मतदाता सूची बनाने के टाइम पे 40 लाख महिलाओं का मतदाता यानी वोटर लिस्ट में नाम था ही नहीं, और जिनका था उनका था भीमराव की बेटी और शंकर प्रसाद की बीवी, इस टाइप के नाम थे। इसलिए वो पहली जो मतदाता सूची थी वो बेकार थी। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, क्योंकि हमारे देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे, इसलिए कोई नहीं जानता था किस तरीके से क्या काम किया जाए। इसलिए अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को भी प्रशिक्षित करने की चुनौती थी। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम पर केवल 15% लोग ही शिक्षित थे, साक्षर थे यानी कि, और बाकी हमारा इतना बड़ा विशाल देश है जिसमें 17 लाख वोटर थे। उस टाइम पर 17 लाख वोटर थे, उनको किस तरीके से चलाना है। 17 लाख में ओनली 15% जो वोटर थे वो ही पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, और बाकी लोग अनपढ़ थे। तो उनके लिए विशेष रूप से किस तरीके की पद्धति बनाई जाए कि उनके लिए वो कारगर हो, वो उस पर काम कर अच्छी तरह वोट डाले जाएं और वो हमारी जो मतदान हो वो सफल रहे। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, क्योंकि हमारे देश की एकमात्र इतनी बड़ी पार्टी थी उस समय की। भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से किस प्रकार भिन्न था, किस प्रकार अलग था। ठीक है, हम देखेंगे। मैक्सिको में PRI की स्थापना, यानी मैक्सिको की एक पार्टी का नाम है PRI, उसकी स्थापना 1929 में हुई, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया। मैक्सिको में PRI ने 60 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसका पूर्ण रूप परिपूर्ण तानाशाही का था, यानी पूरी तरीके से ये तानाशाह सरकार थी, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है और पार्टियों को अनुमति नहीं देता। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ, यानी लोगों के साथ जोर जबरदस्ती और कानूनी उपायों के बल पर कहाँ पर म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, फिर भी यहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा। क्यों रहा, यह अब हम आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व और प्रभुत्व का कारण, कि 3 आम चुनावों में हमारी कांग्रेस पार्टी ही क्यों जीती, उसका ही प्रभुत्व क्यों रहा, वर्चस्व क्यों रहा।
स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर थे उन्होंने भी, और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई, जैसे कि नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये तो पूरे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र में जानते हैं लोग, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई हमारे देश को आज़ाद कराने में। गांधी जी ने एक अहम भूमिका निभाई। सुसंगठित पार्टी, यह एक सुसंगठित पार्टी है, यानी वेल मैनेज, वेल सेटल पार्टी है। सबसे पुराना राजनीतिक दल, क्योंकि ये सबसे पुराना और पहला राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क यानी कि पूरे देश में इस पार्टी को लोग जानते हैं, इसके नेताओं को जानते हैं। प्रसिद्ध नेता, जैसे कि मैंने बताया, प्रसिद्ध नेता नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और अन्य और भी नेता हैं जिन्हें हम और पूरा देश जानता है आज तक। सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति, सबके साथ के साथ चलती है ये पार्टी। इसके अंदर सभी प्रकार के लोग हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे वो अमीर हों। भारत की चुनाव प्रणाली सहज सरल थी, इस वजह से भी कांग्रेस के प्रथम 3 चुनावों में वर्चस्व बना रहा। कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की है। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर, मालिक के मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और के मध्य मार्गियों को समाहित किया। यानी कांग्रेस की प्रकृति थी सामाजिक, इसमें सभी लोगों के लिए जगह थी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, शहर का हो, गांव का हो, मालिक हो, मजदूर हो, गर्मपंथी हो या वामपंथी हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, कि कोई भी हो, सबके लिए जगह थी। इसलिए भी इसका वर्चस्व बना रहा। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी। कांग्रेस एक गठबंधनी स्वभाव में थी, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलती थी, गठबंधन के साथ चलती थी। इसलिए जो सामने वाली पार्टी थी वो इसके सामने टिक नहीं सकती थी। उस समय कोई भी इस पार्टी के सामने टिक नहीं सकती थी, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां थी। इसलिए इसके पास एक गठबंधन की असाधारण शक्ति थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई, क्योंकि पहले बार जब चुनाव हुए जब भी कांग्रेस जीती थी और दूसरी बार हुए जब भी कांग्रेस जीती थी। इसी तरीके से उनने शासक दल की भी भूमिका निभाई और विपक्षी की भी, क्योंकि और भी तो पार्टीज थी छोटी, उनके साथ विपक्षता भी निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी ही जीती रही, इसलिए इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ क्लियर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs टाइप 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।